तो कल हमने एक्सोन्यूक्लियस भी पढ़ा था, कल हमने एंडोन्यूक्लियस भी पढ़ा था, और हम जो है अपने एक टॉपिक पे स्टार्ट हुए थे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये कैसे काम करते हैं। अगर मैं पहले एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस की बात करूं, जैसा हमने कल पढ़ा तो कल हमने ऑब्वियसली ये पढ़ा था कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस हैं, जो ये एक्सोन्यूक्लियस है ये क्यों रिजेक्ट हुए, क्योंकि ये एक्सोन्यूक्लियस जो थे, ये एक्सोन्यूक्लियस जो थे ये क्या करते थे, ये कट करते थे डीएनए को एक ही स्ट्रैंड पे, और वो भी कहाँ, वो भी एट द एंड्स। तो इसीलिए ये आरडीटीए में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो है एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करते और वो भी एंड्स पे, या तो 5-3 एंड पे कट करते या तो 3-5 एंड पे कट करते, जैसे इनको अच्छा लगता है। देन देयर कम्स अनदर देन देयर वाज अनदर जिसको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस को क्या मसला था, एंडोन्यूक्लियस को ये मसला था कि एंडोन्यूक्लियस जो है ये किसी भी स्पेसिफिक जगह पे न्यूक्लियस को या डीएनए को कट करता नहीं था, ये अपनी मर्जी से कहीं पे भी डीएनए को कट कर लेता था, और ये भी एक ही स्ट्रैंड को कट करता था, इसीलिए ये भी जो है यूज होता नहीं था आरडीटीए में। देन देयर कम्स द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे ये क्या करते थे, ये बेसिकली डीएनए को कट करते थे दोनों स्ट्रैंड्स पे एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ ईच रिस्ट्रिक्शन ऑफ each restriction endonuclease contains palindromic sequence. In palindromic sequence, the two strands of DNA possess the same base sequence, which is opposite in fashion. अब देखो इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में क्या खास बात थी। जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये डीएनए एक तो इस सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता था। कल हमने पढ़ा था कि कैसे इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये कैसे बैक्टीरियो में उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द बैक्टीरियोफॉज वायरसेस के इन्फेक्शन से, कैसे उनको प्रिवेंट करता है और कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी, वो सारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। नाउ इट इज कि इसको क्यों, नाउ हियर द क्वेश्चन इज, मैम इसी को क्यों हम आरडीटीए में यूज करते हैं, क्यों हम बाकी सारे एंजाइम्स को यूज नहीं करते, एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, उनको हम क्यों यूज नहीं करते, हम क्यों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खाली यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये दोनों स्ट्रैंड्स ये डीएनए की, हमें पता है जो ह्यूमन डीएनए होता है दैट इज, या डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल हेलिकल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए डीएनए होता है। और इसमें जो है जब हम इसको यूज करेंगे इन आरडीटीए, तो हमें ऑब्वियसली हमें इस स्ट्रैंड का जीन भी चाहिए, इस स्ट्रैंड का जीन भी चाहिए, तो इसीलिए हमें वो एंजाइम चाहिए जो दोनों स्ट्रैंड्स को एट स्पेसिफिक पोजीशन काटेगा, सो दैट हमारा डिजायर्ड जीन हमें हासिल हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, एंड सेकेंड ये जो रेस्ट्रिक्शन डीएनए है ये एक डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है, किसको कट करता है, एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, और स्पेसिफिक पोजीशन को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। नाउ योर पॉइंट शुड बी हियर, मैम ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में हम पैलिंड्रोमिक सीरीज उनको बोलते हैं जिन वर्ड्स को हम अगर राइट टू लेफ्ट जाएं और लेफ्ट टू राइट आए वो सेम स्पेलिंग करेंगे। जैसे मलयालम, अगर आप मलयालम को राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे या लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, ये सेम प्रोनाउंस करता। और अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे या लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, सेम प्रोनाउंस करता है, स्पेल ये सेम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैडम है, अगर आप इस वर्ड को राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे या लेफ्ट टू राइट, इनकी स्पेलिंग सेम है। तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोमिक वर्ड्स कहते हैं, और ये डीएनए भी जो है ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, जैसे ये मानो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है फ्रॉम द 5-3 एंड स्ट्रैंड, और ये दूसरा है 3-5 स्ट्रैंड से, ये एक 3-5 है और दूसरा जो है 5-3 है। अब इस सीक्वेंस को देखो, यहाँ पे GAA गुआनिन एडनिन एडनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन, और अगर आप 5-3 से इसको पढ़ोगे गुआनिन एडनिन एडनिन
थाइमिन थाइमिन, साइटोसिन। दैट मीन्स आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, इन दोनों सीक्वेंसेस में जो बेस पेयर्स है दे आर एब्सोल्युटली सेम। तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये इस डीएनए को ऐसी ही सीक्वेंस में कट करता है, ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कट करता है और एक टाइम पे दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है। और इसी खसूसियात की वजह से, इसी जो है इसकी जो एबिलिटी की वजह से ही जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको हम आरडीडीए में यूज करते हैं। Now each is restriction endonuclease क्या करता है? ये जो restriction endonucleases है ये स्कैन करते हैं पहले डीएनए सीक्वेंस को। मानो ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ये 5' 3' एंड है और ये क्या है 3' 5' एंड। और जब आप इस डीएनए में क्या डालोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब अपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया, क्या करते हैं सबसे पहले वो इस स्ट्रैंड को, इस डीएनए के इन स्ट्रैंड्स को क्या करता है, स्कैन। वो इनको पहले स्कैन करता है फिर when it finds the recognition sequence it sticks to that and cut each of the two strands of double helix at a specific point through their sugar phosphoric backbone। तो अब क्या होता है, जब आपने इस डीएनए के इस डीएनए के स्ट्रैंड्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले इस डीएनए के मॉलिक्यूल को स्कैन करेगा दोनों स्ट्रैंड्स और फिर ये देखेगा कि इसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, इसकी जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ है जहाँ पे इसको कट करना है। और ये जो ही उस स्ट्रैंड को पकड़ता है, पहचानता है, वहाँ पे उसको ये चिपक के इसको फिर काटना शुरू करता है। और ये क्या करता है, ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटते हैं। जैसे यहाँ पे इसने इस मॉलिक्यूल को जी के पास काटा तो ये दूसरे स्ट्रैंड में भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसको कट करेगा। तो इसने क्या किया, इसने स्पेसिफिक पोजीशन पे इसने पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखी, इसने देखा कि इसको कहाँ पे कट का होना है, इसको कहाँ पे स्टिक होना है। जो ही ये स्टिक हो गया, इसने क्या किया, इसने आहिस्ता आहिस्ता इस डीएनए मॉलिक्यूल को कट करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसने दोनों जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को क्या किया, कट। और इसने क्या किया, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स थे, जहाँ पे शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स थे इस डीएनए के जिससे बेस पेयर्स आपस में अटैचड थी, इसने उसी पॉइंट पे इनको कट किया और हमें डीएनए के दो हिस्से हो गए, एक राइट वाला लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करता है। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो पहला वाला वो जो ब्लंट एंड या कटर, जिनको हम ब्लंट एंड कटर्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which cut DNA at a opposite base and leave blunt ends DNA fragments are called blunt end cutters. These blunt end fragments can join at any other DNA fragment with the blunt ends with the help of DNA ligase. For example, a blunt end की right example क्या है, SAMA1 ALU1 PV सेकेंड एक और बी। अब ये क्या है, इनका नाम कैसे है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये एग्जांपल्स आप याद रखो। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ब्लंट एंड क्या करता है, देखो ये डीएनए है, अगर आप इन दोनों बेस पेयर्स को देखोगे 5'3'3'5' को देखोगे तो देखो सबसे पहले ये पैलिंड्रोमिक सीधे CCC GGG CCC GGG 5'3'3'5' सेम है। नाउ अब क्या होगा, हमने क्या डाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन कौन सा वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो ब्लंट एंड्स करता है। जैसे SAMA1 है, SAMA1 क्या करेगा, ये सबसे पहले इस डीएनए मॉलिक्यूल को स्कैन करेगा और फिर ये देखा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, और जहाँ पे इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिली, जहाँ पे इसको स्पेसिफिक पॉइंट पे काटना है, ये वहाँ पे स्टिक हो जाता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको कट करने लगेगा। लेकिन ये SAMA1 जो ब्लंट एंड्स क्या करते, ये डीएनए के बराबर दो हिस्से करते हैं, एक हिस्सा राइट साइड से जाता है, एक हिस्सा लेफ्ट साइड से जाता है। जब कोई भी डीएनए का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मॉलिक्यूल ऐसे एंड्स क्रिएट करता है जहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल के एग्जैक्टली दो हिस्से होते हैं, परफेक्टली दो हिस्से होते हैं, तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या क्रिएट किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने ब्लंट एंड्स या ब्लंट एंड्स जो है क्रिएट किए। और ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम ब्लंट एंड कटर्स कहते हैं। ना उसके बाद अब हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है। बेसिकली ब्लंट एंड्स हम तब कहते हैं इसने क्रिएट किए जब कोई भी बेस पेयर
जब कोई भी बेस पेयर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में ओपन ना हो। आप देखो जब इसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको काटा, इसने क्या किया, इसने एग्जैक्टली इसको बीच में काटा, और जब इसने इसको एग्जैक्टली बीच में काटा तो डीएनए के दो हिस्से हो गए। अगर आप देखोगे ये सारे बेस पेयर्स आपस में पेयर्ड है, ये सारी बेस पेयर्स आपस में पेयर्ड है, तो ऐसे एंड्स को जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसे कट करता है डीएनए को कि वहाँ पे कोई भी बेस पेयर क्या हो, कोई भी बेस, यहाँ पे सारी बेस पेयर्स क्या होती है, अटैचेड टू ईच अदर, तो ऐसे एंड्स को हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड्स। लेकिन हमारे पास दूसरी वैरायटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो फंक्शन, उनका एरिया फंक्शन तो सेम, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डीएनए को ऐसे कट करते हैं कि वहाँ पे भी जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है ये क्या रहती है, अनअटैच्ड। ये क्या रहती है, अनअटैच्ड। जैसे इकोर आई वन है, इकोर आई वन जब हमने इस, मानो ये कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें हमने इकोर आर वन डाला, तो इस इकोर आर वन ने क्या किया, इसने इस डीएनए मॉलिक्यूल को काट किया, यहाँ से भी जी सीक्वेंस में काट किया, यहाँ से भी जी सीक्वेंस में काट किया। जब इसने इसको काट किया तो हमें रिजल्ट ये मिला, और जब हमने इस रिजल्ट को गौर से देखा तो हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ऐसे, जैसे थाइमिन, थाइमिन है, एडमिन, एडमिन, यहाँ पे भी एडमिन, एडमिन, थाइमिन, थाइमिन है, ये ऐसे बेस पेयर्स है जो क्या है, जो ओपन है, जो किसी के साथ, जो अनअटैच्ड है, जो किसी भी नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ अटैच्ड नहीं है, तो ऐसे एंड्स को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक तो वो टाइप हो जो क्या कराते हैं, जो ब्लंट एंड्स कराते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेयर अनपेयर्ड रहती नहीं है, और दूसरे वो हैं जो स्टिकी एंड्स कराते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स क्या रहती हैं, अनपेयर्ड, वो एम्प्टी रहती है, वो किसी के साथ अटैच्ड होती नहीं है। Now we comes to another topic that is called नॉमेनक्लेचर। नाउ हम अब इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को कैसे नाम देते हैं। सबसे पहले याद रखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो है ये बैक्टीरिया से हमें हासिल होता है, जैसे आर्च बैक्टीरिया है। वैसे ही अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इकोर आई। अब आपका सवाल होगा मैम हम इसको इकोर आई क्यों कहते हैं, ये कहाँ से आया, इसको ऐसा नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले याद रखना जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा तो उनको नेम करने का एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में CH4 को मीथेन बोलते हैं, CH2 को C2H4 को इथेन कहते हैं, वैसे ही जो C2H6 को इथेन कहते हैं, वैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है। इनको नाम करने का अपना तरीका है, इनको नॉमेनक्लेचर, इनका नाम लिखने का अपना तरीका है। जैसे इकोर आई वन, इकोर आई वन में सबसे पहले याद रखना जो ये कैपिटल पहला वर्ड होता है ना, ये उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जीनस, बैक्टीरियल जीनस हमें बता दिया, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कौन से बैक्टीरिया से हमें ये हासिल होता है। जैसे ई स्टैंड्स फॉर इशरिचिया, देन सेकेंड एंड थर्ड लेटर जो रिप्रेजेंट करता है स्पीशी, लेकिन किसके, उस बैक्टीरिया की स्पीशी जिससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। जैसे CO स्टैंड्स फॉर कोलाई, एंड द फोर्थ लेटर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेन, फिर हमें बोलते हैं बैक्टीरिया की किस स्ट्रेन से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। जैसे R स्टैंड्स फॉर RY13 स्ट्रैंड ऑफ इकोलाई, एंड फिफ्थ रोमन लेटर एक्सप्रेस द ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी, तो हमें बोलता है कि इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी क्या था, पहले अगर ये इस स्पीशी का ये डिस्कवर हुआ था, फिर कौन डिस्कवर हुआ था, फिर कौन डिस्कवर, तो उस डिस्कवरी के बेसिस पे इनको नंबर दिए जाते हैं। जैसे इकोराई 1, इकोराई 2, इकोराई 5, हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3, वैसे ही ये रिप्रेजेंट करता है। सो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरियल जीनस, कि किस बैक्टीरिया की जिस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट हुआ है उसका जीनस क्या है। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशी की, बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशी से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। फोर्थ लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन की, और किस बैक्टीरिया की कौन सी स्ट्रेन से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एंड जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ लेटर वो रोमन लेटर हमेशा होता है, और ये बताता है हमें ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, यानी ये पहले डिस्कवर हुआ है, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन, एक किस पोजीशन पे, इस बैक्टीरिया से किस पोजीशन पे डिस्कवर हुआ है। So this was all about restriction endonucleases. Now here comes the main topic, like that is reverse transcriptase. पहले मुझे दीपिका बोलो, इतना क्लियर हुआ? Is it all clear? Restriction endonucleases clear है?
Deepika, is it clear? Deepika, is it clear? Deepika, respond. Is it clear? Okay. Now reverse transcriptase enzyme. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम सबसे पहले क्या होता है? We'll just have a little bit conversation about it. So our topic is reverse transcriptase. Now हेयर हम सबसे पहले स्टार्ट हुए थे कि हमें सेल वॉल ब्रेक करना है, फिर वहाँ से अपना डिज़ायर जीन हासिल करना है। डिज़ायर जीन के बाद हमने जो है अपना जो है डिज़ायर जीन भी हासिल किया, हमने डीएनए को भी काटा। अब तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डिज़ायर जीन भी है। योर क्वेश्चन शुड बी, मैम जब हमारे पास अब डिज़ायर जीन भी आ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करने के बाद, तो अब हमें किसी और एंजाइम की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यूज़ करेंगे? दिस शुड बी योर क्वेश्चन टू मी, इजंट इट? मैम जब अब डिज़ायर जीन भी हासिल हो गए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यूज़ ही क्यों करने? सीधे हम इसको डिज़ायर जीन को डालेंगे इनटू द होस्ट सेल और वहाँ से अपना प्रोटीन यानी अपना प्रोडक्ट हासिल करेंगे। बट दिस वोंट बी पॉसिबल डायरेक्टली। देखो अब होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, सबसे पहले अगर मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की बात करूँ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कुछ नहीं होता है, ये आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है। इट्स सिंपली आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ये क्या हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। आप लोगों ने मे भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि हम कैसे आरएनए मॉलिक्यूल से एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाते बाय प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब हम आरएनए से डीएनए बनाते, बट from DNA we can create RNA by a process called reverse transcriptase. So basically reverse transcriptase क्या, ये कुछ नहीं है, RNA dependent polymerase होता है। ये एक एंजाइम है जो हमें हेल्प करता है DNA क्रिएट करने में। अगर आप लोगों को याद होगा जब हम रिवर्स सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं, तो उसमें एक डायग्राम आती है डीएनए से आरएनए, लेकिन वो डबल एरोज होता है और फिर उस आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है। सो सेम, क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और आरएनए से डीएनए बनाते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कुछ नहीं है, एक एंजाइम है जो हमें हेल्प करता है डीएनए से आरएनए बनाने में, या अगर ट्रांसक्रिप्टेस यूज करना होगा तो आरएनए से डीएनए बनाने में। सो और वो क्या है, वो कुछ नहीं, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, मैम ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हमें
जो है आरडीटी हमें कैसे हेल्प करता है, कैसे हमें हेल्प करेगा इन द आरडीटी, और हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली इस जीन को लाइगेट क्यों नहीं करेंगे इनटू आवर होस्ट सेल। देखो फॉर एग्जांपल क्या है, हम मैं फिर से इंसुलिन और इकोलाई की एग्जांपल लूंगी। इंसुलिन और इकोलाई की एग्जांपल लूंगी। इंसुलिन कहाँ से आता है, ह्यूमन सेल से। एंड व्हाट इज ह्यूमन सेल, दैट इज अ यूकैरियोटिक सेल। इकोलाई क्या है, इट्स अ बैक्टीरिया। और क्या है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखना हमेशा, अगर आप यूकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में डालोगे तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो डीएनए कभी भी वहां जाके जो है मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो एग्जैक्टली जो ही आप डालोगे वही डेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें हमने डीएनए था जिसपे हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट। हमने क्या किया, हमने इस यूकैरियोटिक सेल से डीएनए निकाला। अब हमने क्या किया, हमने इस डीएनए से हमारा डिजायर्ड जीन क्या किया, हासिल। अब हमने इस डीएनए मॉलिक्यूल से अपना डिजायर जीन हासिल कर लिया। अब हमारे पास क्या टास्क बचता है कि हम किसी तरीके से इस यूकैरियोटिक सेल के डीएनए को जो ये जीन है हमारे पास, जो जीन क्या है, किसके लिए कोड करता है, फॉर द इंसुलिन, इंसुलिन का जीन है। अब हम किसी तरीके से इसको प्रोकैरियोटिक सेल में डालें सो दैट ये वहाँ पे मल्टीप्लाई कर सके और हमारे पास हमारा जो है प्रोडक्ट हासिल हो। देखो अब होगा क्या, अब ऐसा क्यों नहीं होगा, अगर मैं इस डिजायर जीन को इस प्रोकैरियोटिक सेल में डालूंगी तो ये वहां पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेगा। बेसिक रीजन इसको समझने की कोशिश करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बी डीप इन द कॉन्सेप्ट सो दैट आप लोगों को सारा समझ आ जाए। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है ना, बेसिकली देखो प्रॉब्लम क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल जिसमें हम भी इंक्लूड होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है, इस पे जो है जो ये जीन्स होते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल से हमने जीन हासिल किया था ना, ये याद रखना, जो भी यूकैरियोटिक सेल के जीन्स होते हैं उन पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, जो उन पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती, वो नॉन कंटिन्यूस होती है। इसीलिए हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स के जीन्स को हम स्प्लिट जीन्स कहते हैं। इनको हम स्प्लिट जीन्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इन पे जो इन्फॉर्मेशन हमेशा नॉन कंटिन्यूस होती है। मान लो ये यूकैरियोटिक सेल का जीन है तो इस पे दो जो है दो पोजीशंस होती है, एक जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं और दूसरी जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। जो ये इंट्रॉन होता है ना, ये ध्यान से सुनो, इंट्रॉन जो है ये नॉन इन्फॉर्मेटिव साइट होती है, इसमें कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती नहीं। लेकिन ये जो एक्सॉन है इसको हम इन्फॉर्मेटिव साइट कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जब आप ऐसे स्प्लिट जीन को इन द प्रोकैरियोटिक सेल में डालोगे तो ये वो कहाँ पे कभी भी मल्टीप्लाई करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जीन्स होते हैं, उन पे हमेशा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होती है, उन पे इंट्रॉन और एक्सॉन वाली कोई कंडीशन होती नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंपल जीन है और वहाँ पे इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है। इसीलिए अगर आप स्प्लिट जीन को प्रोकैरियोटिक सेल में डायरेक्टली इंटरफेयर करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो वहाँ पे वो कभी भी एमआरएनए नहीं बनाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं शो करेगा और वहाँ पे वो हमारा प्रोडक्ट यानी प्रोटीन फॉर्म कर पाएगा नहीं। अब हमारे पास ज़रूरी है कि हम इस जीन के साथ कुछ ऐसा करें, जो ये स्प्लिट जीन्स इनके साथ कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से ये क्या हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जाए और वहाँ पे क्या कर सके, वहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके एमआरएनए बना सके और एमआरएनए से प्रोटीन बना सके। सो दिस इज आवर मेन। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस यूज करते हैं। देखो, जो ये जीन है, इंट्रॉन एक्सॉन पोजीशन है, इंफॉर्मेशन जो है नॉन कंटिन्यूअस है। अब क्या होगा, अब ये इंट्रॉन क्या करेगा, जब हम इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस डालेंगे, जब हम इस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम डालेंगे तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या करेगा, ये इस जीन से सबसे पहले जो है डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनवाएगा, ये क्या करेगा, ये इससे एचआरएनए बनवाएगा।
इसको हम हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। और ये क्या करेगा, ये हेटेरोजीनस आरएनए, ये हेटेरोजीनस आरएनए में क्या होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इस हेटेरो आरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है मॉडिफिकेशंस होंगी, और वो होंगी बाय एन एंजाइम जिसको हम सिफिलोसोम्स कहते हैं, SPHLICOME, इसको हम सिफिलोसोम्स कहते हैं। और ये सिफिलोसोम्स क्या करेंगे, ये एचआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कराएंगे। और वो कैसे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो है इंट्रॉन एक्सॉन वाली पोजीशन है, वो इसमें जो है सारे इंट्रॉन्स को ओमिट करेंगे। वो क्या करेंगे, वो सारे इन इंट्रॉन्स को डाइजेस्ट करेंगे। जो ही इसने हमने इस जीन में, इस ह्यूमन जीन में क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इंट्रोड्यूस, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली एमआरएनए बनाने की जगह ये यहाँ पे एचआरएनए बनाएगा। और जो ही हमने एचआरएनए इसमें डाला, सॉरी यहाँ पे एचआरएनए बना, तो एचआरएनए में क्या होगा, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस आएंगी। और वो किसकी वजह से आएंगी, वो आएंगी बाय एन एंजाइम जिसको हम स्फीलोसोम्स कहते हैं। ये स्फीलोसोम्स क्या करेंगे, वो इस जीन से सारे नॉन कोडिंग एरियाज को डाइजेस्ट करेंगे। और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा mRNA, और जिसपे खाली क्या होगी, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट। इस mRNA पे सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, यानी इस पे सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे। और फिर इसी mRNA को क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों आप इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमारा मसला सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमारा मसला था कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, उसका स्प्लिट जीन होता है, वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्लिट वे में प्रेजेंट होती है। वो स्प्लिट में सॉरी जस्ट अ सेक, वो स्प्लिट वे में प्रेजेंट होती है, यानी वो प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग एरियाज। वाइल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, वहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस वे में प्रेजेंट होती है, वहाँ पे खाली एक्सॉन्स होते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं ऑर्गेनिज्म की। अगर हम डायरेक्टली किसी यूकैरियोटिक सेल का और डीएनए जीन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में डाल देंगे, तो वहाँ पे वो एमआरएनए नहीं बनेगा, और इवेंचुअली एमआरएनए नहीं बनेगा तो वो राइबोसोम्स के पास नहीं जाएगा और हमारा प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम यूकैरियोटिक सेल के जीन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और वो क्या करता है, वो डायरेक्टली एमआरएनए बनाने की जगह वहाँ पे एक जो है एचआरएनए क्रिएट करता है, जिसको हम बेसिकली हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। और हेटेरोजीनस आरएनए क्या करता है, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जाती है, जिस जो कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फीलोसोम्स। स्फीलोसोम्स जो है एक एंजाइम है जो क्या करता है, वो सारे इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग साइट्स को डाइजेस्ट करता है इस जीन के ऊपर, और वहाँ पे जो है एमआरएनए क्रिएट करता है विद ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब तो हमारा मसला सॉल्व हो गया, एमआरएनए क्रिएट हो वो भी विद एक्सॉन्स ओनली, यानी इस एमआरएनए पे क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द एमआरएनए। तो अब हम इस एमआरएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल। और इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ही हमने इस एमआरएनए को इंट्रोड्यूस किया, ये एमआरएनए जाएगा सेल के राइबोसोम के पास, और वहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। और फिर हमारा प्रोटीन यानी जो हमें इंसुलिन ज़रूरत है, हमने क्या किया, हमने इस एमआरएनए को इंट्रोड्यूस किया इनटू द ई कोलाई। तो ये एमआरएनए ने क्या किया, एमआरएनए जल्दी से इस ई कोलाई के राइबोसोम्स के पास गया, और राइबोसोम्स को एज यूजुअल जैसा हमने पढ़ा था, इन राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, इन राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है एक सेल में वहीं पे बनता है। तो जो ही एमआरएनए वहाँ पे गया, इसने वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शो की, इसने प्रोटीन बनाना शुरू किया, और फाइनली हमारा एंड प्रोडक्ट यानी हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ये मिल गया। अब इस एमआरएनए ने क्या किया, इस एमआरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करना शुरू किया। इस एमआरएनए ने क्या किया, ये डबल स्ट्रैंडेड बना। जो ही इसमें हमने फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाला, इस एमआरएनए ने क्या किया, इस एमआरएनए ने बनाया cDNA, जिसको हम कंपोनेंट डीएनए कहते हैं। और फिर इस कंपोनेंट डीएनए ने इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से खुद को कॉपी किया, और ये डबल स्ट्रैंडेड कंपोनेंट cDNA बन गया। और फिर इसी cDNA ने क्या किया, अपनी कॉपीज बनाई, और ये चला गया किसके पास, राइबोसोम्स में, और वहां पे इसने फाइनली प्रोटीन बना दिया। सो फाइनली हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास अब
प्रोटीन जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था वो इस यूकैरियोटिक सेल से हमें मिल गया. So this is how the reverse transcriptase enzyme actually works. हाँ दीपिका, मुझे मैसेजेस शो हो रही है, थोड़ी लेट आ रही है बट शो हो रही है. दीपिका, सारा क्लियर हुआ? Is everything clear to you? Okay. So दीपिका, this was all for today. हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. हाँ दीपिका, एक तो ये सबसे इजी है. क्यों? क्योंकि इसको याद करना बहुत बहुत इजी है. इन सेकेंडली इसमें से 6-7 कभी तो 8 सवाल भी आते हैं. दैट मीन्स नीट में एक चैप्टर में से इतने सवाल आना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब आपको इस चैप्टर को बाय हुक और क्रुक बहुत अच्छे से करना है, सो दैट जब आप पेपर करो तो इतने सारे सवाल आपके इजीली हो जाए. अभी तक का सारा क्लियर? ओके. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वगैरह समझ आए कि क्यों हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, कैसे इससे ओके डियर. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोनिंग वेक्टर वगैरह वो पढ़ेंगे और फिर कैसे RDT रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को हासिल करते हैं, हम वो पढ़ेंगे. और उसके बाद इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस है. बस द मेन पार्ट वाज एंजाइम्स कंपोनेंट, और बेसिकली एंजाइम्स हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. एंड उसके बाद जब कंपोनेंट होस्ट में हम ये जो कंपोनेंट होस्ट है वो कैसे प्रोटीन फॉर्म करेगा वो इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ा है. सो एवरीथिंग क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा? दीपिका, कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, एनीथिंग? ऑल क्लियर? ओके. एंड दीपिका, डोंट वरी, 1 Feb से हम अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम आपका सारा सिलेबस जो लेसर टाइम में रिवाइज होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. इंशाल्लाह आप नीट में अच्छे स्कोर से पास आउट हो जाओगे, सो दैट आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए. So this was all for today. Have a great evening. Bye bye. Good night.